हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट शीएन गजबी आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं 12वीं करने के बाद मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो उनको वहाँ पे क्या पूरा इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है, मतलब डिटेल में इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है। पेपर भी जो है इंग्लिश में होता है और उनको इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी दिक्कत जाती है समझने में। तो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा, मतलब इंग्लिश में जो लिखा है उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि उसको हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है। तो आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हीं के लिए है ये, जो मेडिकल फील्ड में रहते हैं, मतलब चाहे वह नर्सिंग कर रहे हो या फिर पैरामेडिकल कर रहे हो या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मतलब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि इंग्लिश जो है उसको आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो, इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें टॉपिक में बात करेंगे, इसमें सेल जो सेल होती है, कोशिका, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये आपको चाहे नर्सिंग कॉलेज हो या फिर पैरामेडिकल हो या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं, MBBS BAMS, तो सभी को सेल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और सेल जो है वो इंग्लिश में आपको पढ़ने को मिलेगी, कॉमन है ये। तो दोस्तों, सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है और कोशिका को इंग्लिश में सेल्स कहा जाता है। इसमें इंट्रोडक्शन परिचय दूंगा मैं आपको सेल के बारे में। इसमें पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसका हिंदी में क्या मतलब होता है वो बताऊंगा। ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अ सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। तो दोस्तों, इसका हिंदी में बताऊंगा आपको, हिंदी में क्या मतलब है। सभी सजीव पदार्थ कोशिकाओं से बने होते हैं। एक एकल सबसे छोटी इकाई है जिसमें कोशिका की सभी विशेषताएं होती हैं, जिसे जीवित शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें अगला दोस्तों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, मतलब इसमें सेल के सामान्य लक्षण के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ईच सेल इन द बॉडी नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। शरीर में प्रत्येक कोशिका पोषण और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर में प्रत्येक कोशिका को पोषण और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें अगला है, प्रोड्यूस इट्स ऑन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करती है। मरम्मत और अन्य गतिविधियां खुद शरीर में कोशिका करती है। अगला इसमें है, एलिमिनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिज्म वेस्टेज। इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चयापचय क्रिया जो होती है वो कोशिका समाप्त करता है। इसमें अगला है, ईच सेल्स इन द बॉडी शो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी। शरीर में बैक्टीरिया या विषाक्त पदार्थों जैसे आक्रमणकारियों के प्रवेश पर तत्काल प्रतिक्रिया दिखाता है। इसमें अगला है, रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। देयर आर सम एक्सेप्टेंस लाइक न्यूरॉन्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। इसका मतलब है कि विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। न्यूरॉन जैसे कुछ अपवाद है। इसमें अगला बात करेंगे दोस्तों, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहा जाता है और ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। इसमें टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू के बारे में आपको बताऊंगा। टिश्यू इज द डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ हैविंग सिमिलर फंक्शन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। ऑल द टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स विच आर कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यूज। अब दोस्तों, इसका हिंदी में बताऊंगा आपको, हिंदी में क्या मतलब। ऊतक को समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। शरीर में कई प्रकार के ऊतक होते हैं। सभी ऊतकों को 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें प्राथमिक ऊतक कहा जाता है। इसमें पहला है मसल्स टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। इसका हिंदी मीनिंग ये है, इसमें मसल्स टिश्यू को पेशी ऊतक कहा जाता है।
पेशी ऊतक के अंतर्गत इसमें आता है कंकाल की पेशी, चिकनी पेशी और हृदय की मांसपेशी। इसमें दूसरा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स आ जाते हैं एंड सपोर्टिंग सेल्स आ जाती है। नर्वस टिश्यू का हिंदी मीनिंग है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स और सहायक कोशिकाएं आती है। इसमें तीसरा है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में आ जाएगा स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल। तो इसमें इपिथेलियल टिश्यू को उपकला ऊतक कहा जाता है। इसमें कॉलमनर और क्यूबॉइडल उपकला इसका हिंदी में मीनिंग है। इसमें अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में सहयोजी ऊतक कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, इनको हिंदी में कहेंगे सहयोजी ऊतक। सहयोजी ऊतक उचित उपास्थि, हड्डी और रक्त इसमें आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें अगला बात करेंगे दोस्तों ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को हिंदी में अंग कहा जाता है। एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 or more प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज which execute the function of the organ. Some organ are composed of all the 4 types of primary tissues. The organs are of 2 types, namely tubular or hollow organs and compact or parenchymal organs. इसका हिंदी मीनिंग में है एक अंग को उस संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक प्रकार के ऊतकों द्वारा बनाई जाती है, जो अंग के कार्यों को निष्पादित करते हैं। कुछ अंग सभी प्रकार के प्राथमिक ऊतकों से बने होते हैं। अंग 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात ट्यूबुलर या खोखले जिन्हें कहा जाता है अंग, और कॉम्पैक्ट या पैरेन्काइमल अंग। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनीज, एंडोक्राइन ग्लैंड, etc। हिंदी मतलब है शरीर के कुछ अंग मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, पेट, आंत, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, गुर्दे, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि इसमें आती है। दोस्तों अगला बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम को हिंदी में प्रणाली कहा जाता है। सिस्टम इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ द ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू carry out specific functions of the body. Each system perform a specific functions. हिंदी में जिसे अंग प्रणाली को अंगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शरीर के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रत्येक प्रणाली एक विशिष्ट कार्य करती है। तो दोस्तों सिस्टम जो है प्रणाली है उसमें सारे कहना चाहिए कि पूरे सिस्टम इसमें आ जाएंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आ जाएगा। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क होता है फूड पार्टिकल जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें बाहर करने का काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन और सब्सटेंस के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसमें बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्पेसिफिक सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो बॉडी के ग्रोथ के लिए और रेगुलेशन और मेंटेनेंस के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए एंडोक्राइन सिस्टम अपना वर्क करता है। इसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बॉडी के मूवमेंट और स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो लोकोमोशन जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स की संरचना इसमें बात करेंगे। Each cells is formed by a cell body and a membrane covering the cell body called the cell membrane. Cell body has 2 parts, namely nucleus and cytoplasm surrounding the nucleus. Thus the structure of the cells study under the headline. 3 headlines इसमें है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों प्रत्येक कोशिका एक कोशिका पिंड है और कोशिका पिंड को ढकने वाली एक झिल्ली से बनती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं।
कोशिका कार्य में दो भाग होते हैं। कोशिका कार्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है इसमें केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य। डायग्राम में आप देख सकते हो, चित्र में आप देख सकते हो, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें दिख रहा है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कोशिका, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्मी कहा जाता है, और न्यूक्लियस को नाभिक कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मेनली कहना चाहिए कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चर 3 हेडिंग, मेन हेडिंग जो होती है 3 हेडिंग है इसमें, मतलब 3 सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन इज द प्रोटेक्टिव शीथ एनवेलोपिंग द सेल बॉडी। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द फ्लूइड आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF जिसे कहा जाता है, एंड द फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ICF. The cell membrane is the semi-permeable membrane, so there is free exchange of certain substances between ECF and ICF. इसमें हिंदी में बताऊंगा दोस्तों आपको इसका मतलब क्या होता है। झिल्ली में एक सुरक्षात्मक म्यान है, वे कोशिका शरीर को ढकता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्लेमा के नाम से भी जाना जाता है। यह झिल्ली सेल की तरफ से तरल पदार्थ को अलग करती है, जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहा जाता है, और सेल के अंदर फ्लू को इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है। झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है जो ECF और ICF के बीच कुछ पदार्थों का मुक्त आदान प्रदान होता है। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन जो है तीन प्रकार के सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। इसमें पहला है प्रोटीन, जिसमें 55% प्रोटीन होता है। इसमें दूसरा है लिपिड जो होता है 40% होता है। कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। इस प्रकार मतलब ये पूरा कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन 100% हो जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना के बारे में बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ यूनिट मेम्ब्रेन और अ 3-layered मेम्ब्रेन। द टॉपिक स्टडी रिवील्स 3 layer ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नेमली इसमें 1 सेंट्रल इलेक्ट्रोल्यूसेंट लेयर एंड the 2 electron are placed one of either side of the central layer. The central layer is a lipid layer formed by lipid substances. The other 2 layers are protein layer formed by proteins. Cell membrane contains some carbohydrate molecules also. अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। संरचना के आधार पर कोशिका झिल्ली को एकक झिल्ली या त्रिस्तरीय झिल्ली कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म अध्ययन से कोशिका झिल्ली की 3 परतों का पता चलता है, अर्थात एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉन आकर्षक परत और 2 इलेक्ट्रॉन सघन परत। 2 इलेक्ट्रॉन सघन परतों को केंद्रीय परत के दोनों ओर एक रखा जाता है। केंद्रीय परत लिपिड पदार्थों द्वारा गठित एक लिपिड परत है। अन्य 2 परतें प्रोटीन द्वारा निर्मित प्रोटीन परतें हैं। कोशिका झिल्ली में एक कार्बोहाइड्रेट अणु भी होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसमें आप देख सकते हो पेरिफेरल प्रोटीन लेयर है, लिपिड लेयर्स है, इंटीग्रल प्रोटीन लेयर है और पेरिफेरल प्रोटीन लेयर है। इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें आप सैंडविच आकार की है, ये लिपिड जो है कवरिंग प्रोटीन से है, सैंडविच आकार की है। सैंडविच आप देख सकते हो, सैंडविच ऑफ लिपिड्स जो है वो सैंडविच शेप में आप देख सकते हो इसमें।
अब दोस्तों इसमें बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे। इसमें पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसका हिंदी मीनिंग है सुरक्षात्मक कार्य। कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म में मौजूद साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स की रक्षा करती है। इसमें अगला फंक्शन है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन which allow only some substances to pass through it and acts as a barrier for other substances। हिंदी में बात करें चयनात्मक पारगम्यता। कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम झिल्ली के रूप में कार्य करती है जो केवल कुछ पदार्थों को इसके माध्यम से गुजरने देती है और अन्य पदार्थों के लिए अवरोध के रूप में कार्य करती है। तीसरा है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसका मतलब है अवशोषण क्रिया। पोषक तत्व कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका में अवशोषित होते हैं। इसमें फोर्थ है एक्सक्रीटरी फंक्शन। मेटाबोलाइट्स एंड अदर वेस्टेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसका है उत्सर्जी कार्य। कोशिका में मेटाबोलाइट्स और अन्य अपशिष्ट उत्पाद कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अगला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन इंटर्स इन द फ्रॉम द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल एंड एंटर्स द ब्लड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। फिफ्थ है गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन रक्त से कोशिका में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका छोड़कर कोशिका झिल्ली के माध्यम से रक्त में प्रवेश करती है। इसमें अगला है मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। हिंदी इसका है कोशिका के आकार और आकार का रखरखाव। कोशिका झिल्ली के आकार और आकार के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों ये था फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज द जेली लाइक मटेरियल फॉर्म्ड बाय द 80% ऑफ वाटर। It contains a clear liquid portion called cytosol and various particles of different shape and size. These particles are proteins, carbohydrates, lipids or electrolytes in nature. Cytoplasm also contains many organelles with distinct structure and function. अब इसका हिंदी रूप बताऊंगा दोस्तों। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका का साइटोप्लाज्म जेली जैसी सामग्री है जो 80% पानी से बनती है। इसमें साइटोसोल नामक एक स्पष्ट तरल भाग और विभिन्न आकार और आकार के विभिन्न कण होते हैं। ये कण प्रकृति में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या इलेक्ट्रोलाइट है। साइटोप्लाज्म में विशिष्ट संरचना और कार्य के साथ कई ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 2 जोन्स। पहला है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेकंड है एंडोप्लाज्म, इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इंटरपोज्ड बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म 2 जोनों से बना होता है। पहला इसमें है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का परिधि भाग कोशिका झिल्ली के ठीक नीचे स्थित होता है। एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का भीतरी भाग एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में स्थित होता है। अब इसमें बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर इंटरकनेक्टेड with one another. It is covered by a limiting membrane which is formed by a protein and bilayered lipid. The lumen between nucleus and cell membrane by connecting the cell membrane with the nuclear membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर और माइक्रोसोमल वेसिकुलर संरचनाओं का एक नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक सीमित झिल्ली से ढका होता है जो प्रोटीन और द्विस्तरीय लिपिड द्वारा निर्मित होता है। अब इस बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 2 टाइप्स, नेमली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें पहला बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
It is the endoplasmic reticulum with rough, bumpy or bead-like rough appearance is due to the attachment of granular ribosomes to its outer surface. Hence, it is also called the granular endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में रफ अंतर्द्रवी जालिका कहा जाता है। यह खुरदरी, उबड़ खाबड़ या मनके जैसी दिखने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी बाहरी सतह पर दानेदार राइबोसोम्स के लगाव के कारण खुरदरापन होता है, इसलिए इसे दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। अब इसमें बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ स्मूथ अपीयरेंस। इट इज कॉल्ड a granular reticulum. It is formed by many interconnected tubules, so it is also called tubular endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, यह चिकनी उपस्थिति के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे एक ग्रेनुलर रेटिकुलम भी कहा जाता है। यह कई परस्पर जुड़ी हुई नलिकाओं से बनता है, इसलिए इसे ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। अब इसमें बात करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कोशिकीय अंग है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द ऑल सेल्स इन द बॉडी एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स। द सेल्स विच न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकेरियोट्स एंड दोज विदाउट न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। Presence of nucleus is necessary for the cell division. न्यूक्लियस लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकेरियोट्स कहा जाता है और बिना नाभिक वाली कोशिकाओं को प्रोकैरियोट के रूप में जाना जाता है। कोशिका विभाजन के लिए केंद्रक की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड nuclear membrane and contains many components. Major components of nucleus are न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। नाभिक की संरचना। न्यूक्लियस एक झिल्ली से ढका होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है और इसमें कई घटक होते हैं। नाभिक के प्रमुख घटक न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस है। इसमें बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर एंड पोरस in nature. This allow the nucleoplasm to communicate with the cytoplasm. The outer layer of nuclear membrane is continue with the membrane of endoplasmic reticulum. The space between the two layer of nuclear membrane is continuous with the lumen of endoplasmic reticulum. केंद्रक झिल्ली दोहरी परत वाली और प्रकृति में झरझरा होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, यह न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के साथ संचार करने की अनुमति देता है। परमाणु झिल्ली की बाहरी परत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के साथ निरंतर होती है। परमाणु झिल्ली की दो परतों के बीच का स्थान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के साथ निरंतर होता है। इसमें अगला बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द हाईली विस्कस फ्लूइड दैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म एक अत्यधिक चिपचिपा द्रव है जो नाभिक के जमीनी पदार्थ का निर्माण करता है। यह नाभिक के बाहर मौजूद साइटोप्लाज्म के समान होता है। अगला इसमें क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्रोमेटिन एक धागे जैसा पदार्थ है जो डीएनए के बड़े अणुओं से बना होता है। डीएनए अणुओं को हिस्टोन एक विशेष बुनियादी प्रोटीन की मदद से कॉम्पैक्ट रूप में पैक किया जाता है, तो क्रोमेटिन को डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज स्मॉल राउंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ईच न्यूक्लियस कंटेन one or more nuclei. The nucleus contains RNA and the some protein are similar to those found in ribosomes. न्यूक्लियोलस नाभिक की एक छोटी गोल दानेदार संरचना है। प्रत्येक नाभिक में एक या एक से अधिक नाभिक होते हैं। न्यूक्लियोलस में आरएनए और कुछ प्रोटीन होते हैं जो राइबोसोम्स में पाए जाने वाले सामान होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें पहला है कंट्रोल ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन। न्यूक्लियस के कार्य, पहला इसमें है सभी कोशिका गतिविधियों का नियंत्रण जिसमें चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण, वृद्धि और प्रजनन, कोशिका विभाजन शामिल है।
इसमें दूसरा है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का संश्लेषण इसमें। तो दोस्तों सेल के बारे में ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट अभी आएगा इसमें, ये फर्स्ट पार्ट है अभी। सेकंड पार्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, आगे वीडियो में देखने को मिलेगा आपको सेकंड पार्ट। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा।